हेलो एंड वेलकम टू द वेरी वेरी स्पेशल एडिशन ऑफ आवाज द वॉइस। और आज हमारे साथ वो मेहमान हैं जो बेइंतहा दिल के और जहन के खूबसूरत होने के साथ साथ किरदार के भी बहुत खूबसूरत हैं, बेहद खुददार और ज़मीर वाले इंसान हैं। और उनके लिए मुझे एक शेर याद आ रहा है, हालांकि मेरा इरादा ये था कि मैं इसको आखिर में पढ़ूंगी, लेकिन इनको देख के वाकई दिल इतना खुश हो गया कि शेर आपको डेडिकेट करती हूँ। सुशांत सिंह जी, हालात के हाथों में कलंदर नहीं मरता, हालात के हाथों से कलंदर नहीं मरता, टूटे भी सितारा तो जमीन पर नहीं गिरता। बहुत बहुत शुक्रिया, क्या बात है। बहुत शुक्रिया। तो प्लीज व्यूअर्स प्लीज वेलकम सुशांत सिंह जी, जिनको आप यहाँ पे थोड़े से बदले रूप में देख रहे हैं। जिस तरह से वो हमारे साथ सावधान इंडिया में आते रहे और फिल्मों में आते रहे, थोड़ा सा अलग रूप है, लेकिन आज हम उनसे उनके उनकी पर्सनालिटी के बारे में बात करेंगे, उनके ख्यालात के बारे में बात करेंगे। वी कैन स्पीक बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी एज यू डीम फिट। तो सुशांत जी, आपसे जानना चाहती हूँ कि आप दिल्ली में रहे, लेकिन आपकी थोड़ी सी फैमिली बैकग्राउंड से शुरू करते हुए हम फिल्म पर आएंगे, उसके बाद आपकी चॉइसेस इन द करियर दैट यू हैव मेड एंड मोर। तो आपका बचपन, आपका फैमिली बैकग्राउंड। जी रहने वाला मैं यूपी का हूँ। यूपी में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिला बिजनौर है। बिजनौर की पैदाइश है मेरी, खास बिजनौर सिटी। फादर, ग्रैंडफादर सब लोग वहीं से हैं। ग्रैंडफादर किसानी करते थे, सारे चाचा ताऊ किसान हैं। फादर मेरे गवर्नमेंट सर्विस में चले गए, एज जूनियर इंजीनियर पीडब्ल्यूडी से रिटायर हुए। परवरिश ज्यादातर पहाड़ों में हुई, देहरादून, नैनीताल में बोर्डिंग स्कूल में था, बिरला में। उसके बाद कॉलेज आ गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी किरोड़ीमल कॉलेज। तो यही एक साधारण मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। ऐसा जहाँ आप फिल्म जगत में आने के सपने नहीं ही देख पाते हैं, और ऐसा कोई सपना था भी नहीं मन में। कभी कोई चाहत रही भी होगी, पर आपको लगता नहीं है कि आप ये कर पाएंगे। तो वही कि इंजीनियर बनेंगे या डॉक्टर बनेंगे, कभी फौज में जाने की तमन्ना भी थी। तो इस तरह की जैसे सारे बच्चों का होता है कि हर 5-7 साल में सपने बदलते रहते हैं, बदल जाते हैं। ऐसा ही मैं भी था। जी। 2 बहनें, एक छोटी बहन, बड़ी बहन तो अब मरहूम है, हमारे बीच नहीं है। छोटी बहन है। पेरेंट्स सब रिटायर्ड है, मेरठ में रहते हैं। उम्मीद है जल्दी शायद यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे मेरे साथ मुंबई में। बाकी बच्चे हैं, बीवी है, 2 बच्चे हैं। बेटी बड़ी हो गई, 18 साल की है, बेटा 12 साल का है। वाइफ मेरी क्लासिकल डांसर है। तो बस यही छोटी सी दुनिया है। बड़े खूबसूरत दुनिया है और बड़ी मुतमईन सी दुनिया है। जैसे आपका जो अंदाज़े बयान है, उससे बिल्कुल ये मालूम होता है कि वाकई आप फौज में शामिल होना चाहते थे। तो फौज में नहीं जाके फिल्म की तरफ रुख कैसे आपने किया? लगता भी है देखने से कि मैं किसी फौजी से बात कर रही हूँ। फौज में जाने की बहुत बहुत तमन्ना थी। खासकर मैं एयरफोर्स में फाइटर पायलट बनना चाहता था। तो एनडीए का एग्जाम भी दिया था, रिटन एग्जाम, और सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड की तैयारी भी कर रहा था। बट इत्तेफाक कह लीजिए कि एनडीए के रिटन एग्जाम में ही मैं पास नहीं हो पाया। तो उसके बाद काफी दिनों मायूस भी रहा, डिप्रेस्ड रहा। बट देन ठीक है, 12वीं की बात थी, तब 12th पास करके आप एनडीए में जाया करते थे। तो फिर सपना बदला। फिर ओरिजिनल जो सपना था कि भाई इंजीनियर बनेंगे, बिकॉज फादर जूनियर इंजीनियर थे पीडब्ल्यूडी में। फिर मैं दिल्ली आ गया आईआईटी की तैयारी करने के लिए। कॉलेज में एडमिशन भी ले लिया। इत्तेफाकन एडमिशन लिया तो किरोड़ीमल कॉलेज में। तो स्कूल टाइम से नाटक और ये सब तो किया करता था। किरोड़ीमल कॉलेज का भी जो ड्रामेटिक डिपार्टमेंट्स है, द प्लेयर्स, वो काफी स्ट्रॉन्ग था। वहाँ अपने ही जहनियत के लोगों से मुलाकात हुई, वापस नाटकों से जुड़ गया। तो आईआईटी की तैयारी थोड़ा दरकिनार हो गई और वापस एक्टिंग और नाटक इसकी तरफ रुझान हो गया। फिर रहा से रहा, जुड़ती गई और पहुंच गए मुंबई। इसका मतलब डेस्टिनी है। अभी मैं हाल फिलहाल में एक सूफी संत से मिली हूँ, अजमेर शरीफ। उन्होंने मुझसे ये कहा कि हर चीज डेस्टिन्ड होती है। मुझे थोड़ी हैरानी हुई, क्योंकि मेरी डेस्टिनी अगर उस तरह से होती तो मेरे फादर चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, मदर चाहती थी कि मैं प्रोफेसर बनूं, और मेरा दोनों में कोई जहन ही नहीं था। और
7th क्लास से लिखने लगी थी, जर्नलिस्ट बनने की ख्वाहिश थी, तो रूट भी शायद वही चला गया। तो इसका मतलब ये इट्स ऑल अबाउट यू एंड योर मेंटालिटी। तो उन्होंने कहा हर चीज प्री डेस्टिन्ड होती है, जहां तुम पहुंच रहे हो, जहां तुम पहुंचने वाले हो, उसका रास्ता खुद बनता है। आप मानते हैं इसी चीजों को? मानने का मन तो बहुत करता है, क्योंकि बड़ा चमत्कारिक लगता है ये कि देखिए मुझे तो यहाँ पहुंचना ही था और ये कुदरत ने ऐसा किया है, all the forces of nature conspired and but actually मैं नहीं, अगर लॉजिकल माइंड से सोचे तो रेट्रोस्पेक्ट में आप पीछे मुड़कर देखें तो हर चीज डेस्टिनी ही लगेगी जी। आप ये सोचते हैं देखिए अगर वैसा हो गया होता तो मैं कहाँ पहुंचती या कहाँ पहुंचता, पर वैसा नहीं हुआ। बट वो सब रिजल्ट हमारे एक्शंस और चॉइसेस के रिजल्ट है। एक्शंस है कौन सा एग्जाम पास हुआ कौन सा नहीं हुआ। एनडीए की तैयारी ठीक से की होती, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होता मैं कि भाई बड़ा आसान होता है रिटन टेस्ट, तो रिटन टेस्ट क्लियर कर लिया होता आज मैं फौजी होता, बट उसको मेहनत नहीं की उतनी, ओवर कॉन्फिडेंस आईआईटी की तैयारी नहीं की तो इंजीनियर भी नहीं बना। तो दोस्त यार चॉइसेस सर्कमस्टेंसेस हो जाता है, और जो डेस्टिनी मानना चाहे डेस्टिनी माने, जो इसको इत्तेफाक मानना चाहे जो भी है, डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है। ये बात सही कि कैसे हुआ जी एक्चुअली बिल्कुल सही। मैंने आपको, मुझे याद है कि मैंने आपकी हम फिल्म रिव्यू की थी, and I remember you had a parallel role with Vivek Oberoi, and you were so wonderful in the film. इतना powerful आपका होता है, from the word go the film had actually। और इस तरह के तमाम फिल्मों में आपने काम किया भगत सिंह, और मैं जिक्र क्या करूँ, विकिपीडिया में है, सारी चीज़ों में है, उसको दोबारा रिएटरेट करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो इतने पावरफुल रोल करने के बाद आपकी जिंदगी में किस तरह का बदलाव आया? इस तरह नहीं टेक अवे फ्रॉम द फिल्म, द काइंड ऑफ फिल्म्स दैट यू हैव डन। क्या बदलाव आया पता नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता। इतना कह सकता हूँ कि जो भी जर्नी रही अब तक की, आई हैव एंजॉयड इट अ लॉट। राइट। जो भी चॉइसेस रही, जो रोल्स मिले, बहुत अप्रिशिएट किए लोगों ने, बहुत प्यार मिला। मैं भी कोशिश करता गया कि और बेहतर करूं, और कई बार हाँ ये दिक्कत जरूर हो जाती है कि चूंकि इतनी तरह के रोल कर चुका हूं, तो अब जब नए कुछ ऑफर्स आते हैं तो कभी कभी ये होता है यार ये इस तरह का तो मैं कर चुका हूँ, तो एक्साइटमेंट नहीं होता है। तो कुछ नया ढूंढते रहने की चाहत में कई बार कम काम हाथ लगता है, क्योंकि बहुत सारा काम मैं ना कह देता हूँ कि यार इसमें मजा नहीं आएगा, ये मैं कर चुका हूँ। और that's the only negative point of it, I think। बाकी पॉजिटिव तो ये है कि पीछे मुड़कर देखता हूँ तो फेरिस्त फिल्मों की और काम की, चाहे टेलीविजन का हो या फिल्मों का हो, वो एक ऐसी फेरिस्त है कि फख्र से मैं खुद पढ़ सकता हूँ और बता भी सकता हूँ कि ये मेरा काम है। कहीं छिपाना नहीं पड़ता, मुंह छिपाना नहीं पड़ता कि अच्छा ये सिर्फ EMI भरने के लिए किया था, ये घर खरीदने के लिए किया था, तो देखिएगा बाकी देख लीजिएगा। I'm happy, satisfied। क्या बात है, बहुत खुशी हुई सुनकर वाकई। देखिए मैं आपसे सुशांत जी बहुत दिल से इसलिए बात करती हूँ कि मैंने आपसे जब मेरी पहली मुलाकात हुई, आप ओशियन फिल्म फेस्टिवल में आए हुए थे, और आप बड़े शांति से बड़े शांत होकर सुकून से एक जगह बैठे हुए थे। वहाँ पे कुछ लोग थे कैमरा से आपके, ऑब्वियसली दे वर शूटिंग यू बिकॉज यार यूर अ नेम, लोग एक और है आपका, एक पर्सोना है आपका कि सुशांत सिंह सामने आएंगे ना, देयर इज समथिंग अबाउट यू। लोग आपकी फोटोग्राफ खींच रहे थे, लेकिन आप बहुत शांत आराम से बैठे हुए थे, कोई प्रिटेंशंस नहीं थी चेहरे पर, कोई अफेक्टेशन नहीं थी, कोई आप यू वर नॉट इवन अफेक्टेड बाय द काइंड ऑफ कैमराज दैट दे वर सराउंडिंग यू। जब मैं आपके पास आई और मैंने आपसे पूछा कि आप बहुत चोजन फ्यू फिल्म्स करते हैं, ऐसा क्यों है सुशांत जी, आप तो भंडार है खजाने का, तो आपने बड़ी प्यारी बात की मुझसे। आपने कहा कि राणा जी मैं पार्टीज में नहीं जाता हूँ, ग्लास हाथ में लेके घूमता नहीं। तो क्या आपने क्या इस चीज को आपने अभी तक बरकरार रखा है इस चीज को? हाँ, मैं अब भी वैसा ही हूँ अनफॉर्चुनेटली। हाँ, इतना जरूर अकल आई है कि ये कोई बहुत फख्र की बात नहीं है कि आप पार्टियों में नहीं जाते हैं या प्रोड्यूसर्स के ऑफिस में नहीं जाते हैं, बिकॉज कोई भी गेम जो है, ये गेम या बिजनेस है, उसके अपने रूल्स होते हैं। एंड अगर आपको बहुत तरक्की करनी है, बहुत आगे बढ़ना है, तो उन रूल्स को फॉलो करना चाहिए। मेरी नई जनरेशन को यही सीख होगी
के रूल्स समझ लीजिए पहले, और उसके बाद अपना एम्बिशन डिसाइड कीजिए कितना आगे जाना है, और फिर मेरी तरह हरकत जो करनी है, तो अगर बहुत आगे नहीं जाना है, सुकून से बैठे रहना है, जितना काम मिला उतने में खुश रहना है, तो रूल्स मत फॉलो कीजिएगा, अपना रूल्स फॉलो कीजिए बाकायदा मन से, एंड देन यू गो मच मच फर्दर, मच फार्दर। राइट। तो जो आपका अंदाज, क्योंकि भगवान एक फौजी का ही है, तो जब मैंने आपको सावधान इंडिया में देखा है, इतनी जितना मैं कंपैरिजन नहीं चाहती, लेकिन अनूप जी की आवाज थोड़ी हल्की है और आपकी आवाज है कि जवानों आगे बढ़ो, तो आपके ऊपर वो एज ए प्रेजेंटर बहुत ज्यादा सूट करता था आप पर। आप जब आते थे उसमें, तो मेरे डैडी कहा करते थे, देखो ये आए। So this is how I have always connected with you. मेरे डैडी बड़ा खुश होते थे आपको देख के। He is no more, he died in 2015. तो वही कहते थे ये बहुत पावरफुल बंदा है। वो डैडी मेरे आपको बैठ के देखा करते थे। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जितने भी एपिसोड्स आपने किए, आपने तो बहुत वर्षों तक काम किया, 7-8 साल तक, तो उसमें से आपका टेक अवे क्या रहा है? क्योंकि आपने रियल स्टोरीज को देखा, उसको प्रेजेंट किया। Were you only a presenter, or did you also take away a lot of things from there? सावधान इंडिया मेरे दिल के बहुत करीब रहा वो प्रोग्राम, और एक चैलेंज की तरह लिया था, बिकॉज आई वांटेड टू प्रूव कि मैं एज एन एंकर, एज होस्ट भी मैं अच्छा काम कर सकता हूँ। तो शुरुआत हुई थी बहुत डरते डरते, और आप शुरुआती एपिसोड्स जब मैं खुद भी पलट कर देखता हूँ, आप भी कभी देखिएगा यूट्यूब पर या हॉटस्टार पर पुराने एपिसोड मिलेंगे, तो शुरू में बहुत कॉन्शियस था, बहुत बंधा हुआ था, उतना अच्छा नहीं था। तो वो फीडबैक थैंकफुली मेरे प्रोड्यूसर्स ने वो फीडबैक दिया भी मुझे, तो मैंने और मेहनत की और लोगों को ऑब्जर्व किया, और फिर धीरे धीरे रम गया उसमें। एंड जो स्टोरीज थी, बिकॉज हम तो ये एहसास था कि ये रियल स्टोरीज है, तो आपको एक हमदर्दी विक्टिम की तरफ वैसे ही होती है। और रियल स्टोरीज आप न्यूज़पेपर में पढ़ना अलग बात है, लेकिन जब उसकी डिटेल्स आप एक स्टोरी स्क्रीन पे में पढ़ते हैं, तो काफी दिल दहलता था शुरुआत में। बहुत इफेक्ट करती थी वो चीजें, और धीरे धीरे खुद को डिस्टेंस करना सीखा, वरना मेरे लिए इतने लंबे अरसे तक वो प्रोग्राम करना काफी मुश्किल हो जाता। सबसे बड़ा जो ये रहा कि एक तो खुद बहुत अवेयर हुआ, जो दूसरों को हम सीख दे रहे थे वो सीख खुद भी समझ में आती थी कि भाई कैसे हमारी छोटी छोटी गलतियों की वजह से मोस्टली हम विक्टिम बनते हैं, छोटी गलतियों की वजह से। बड़ा कोई काम करने जा रहे होते हैं तब तो हम पूरा आगा पीछा सब सोचते हैं। मैं आपको बोलूं कि अगर आप मसलन आप बड़े पहाड़ पर हाइक करने जा रहे हैं, या किसी पैराशूट से आप जंप करने जा रहे हैं, तो आपको मालूम है बहुत जोखिम का काम है, तो आप उसकी ट्रेनिंग भी लेंगे, 50 चीजें समझेंगे, सोचेंगे, लैंड कैसे करना है, हर चीज आप प्रोज एंड कॉन्स उसके देखेंगे। लेकिन आप जब साइकिल चलाने जा रहे हैं या साइकिल सीखने जा रहे हैं, तो इतनी छोटी सी चीज है कि अमूमन आप पहली दूसरी बार में गिरते ही गिरते हैं उस पर, बिकॉज वी टेक इट कि अच्छा ये तो छोटा सा काम है, इसमें क्या चोट लगने वाली है, बट उसमें ही चोट लगती है। जब छोटी जो असावधानियां हैं, दैट्स वेयर जितने क्रिमिनल्स हैं वो उसी की ताक में रहते हैं। आप छोटी सी असावधानी बरतेंगे एंड दैट्स वेयर दे विल स्ट्राइक। तमाम चीजें सीखी, ज्यादा अवेयर हुआ, एंड यस सबसे बड़ा तो आई एम थैंकफुल टू द शो एंड द टीम जिससे इतनी पॉपुलैरिटी मिली। Television makes you a household name. So those 8 years of Savdhan India gave me a lot of popularity. So I'll always cherish that. जी आपने अभी एक बड़ी अच्छी बात कही कि मैंने अफेक्ट होना कम किया, यानी कि काफी हैंगओवर्स भी थे। क्या आपको कोई ऐसा इंसिडेंट याद है कि कोई इसी तरह के तमाम हिस्सों में से किसी एक हिस्से ने आपको अफेक्ट किया हो और आप काफी दिनों तक उससे अफेक्टेड रहे हो, हैंगओवर रहा हो उसका? मेरे लिए बड़ा कहना मुश्किल है। मैं तो खुद को देखता हूँ, और जो चीज अच्छी नहीं लगती है वो उसको सुधारने की कोशिश करता हूँ। किसका हैंगओवर था, क्या था, क्या नहीं था, वो एनालाइज मेरे लिए करना ऑब्जेक्टिवली बड़ा मुश्किल है। आई जस्ट गो बाय कि अच्छा ये सिचुएशन कैरेक्टर में ये चीज फिट हो रही है या नहीं हो रही है, चाहे वो पर्सनल जिंदगी में हो या एज कैरेक्टर हो। जो चीज अच्छा रिजल्ट नहीं दे रही है, व्हाट इज नॉट गुड ऑन मी or looking good for my family, I try to eliminate that, improve on it. That's what I do. Right. अच्छा अप्रोच है, बहुत अच्छा अप्रोच है कि सिर्फ वो प्रेजेंटर तक ही नहीं है, उसको अपनी जिंदगी
जाती जिंदगी में भी, और ट्राइंग टू काइंड ऑफ एंगेज विद देम इन अ वे। आपने इसी वजह से, मेरा ख्याल है यही एक्सपीरियंसेस की वजह से आपने एक किताब भी लिखी कुलप्रीत यादव जी के साथ। जी जी। और मुझे उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। आई एम वेरी एक्साइटेड टू नो अबाउट दिस बुक। जी, किताब का नाम है क्वींस ऑफ क्राइम, और कुलप्रीत यादव मेरे को ऑथर है, ऑलरेडी एन एस्टैब्लिश्ड राइटर। तो सुहेल माथुर एक लिटरेरी एजेंट है, मैं उनको सोशल मीडिया के थ्रू जानता था, खुद एक लेखक भी। उन्होंने अप्रोच किया था, मेरा कोई लेखक बनने का ऐसा कोई इरादा नहीं था, और लॉन्ग टर्म एम्बिशन है भी नहीं। मैं लेखक नहीं हूँ, मतलब नॉवेलिस्ट तो नहीं हूँ डेफिनेटली। छोटी मोटी कविताएं लिखना वो एक अलग चीज है, बट एक पूरी किताब लिखना बहुत डिसिप्लिन का काम है, फुल टाइम जॉब, तो पार्ट टाइम जॉब नहीं है। बिल्कुल नहीं। इस किताब को लिखने के बाद मुझे पूरी तरह समझ में आ गया, क्योंकि अगर कुलप्रीत यादव नहीं होते को ऑथर, तो ये किताब कभी लिखी नहीं जाती। जी जी। सुहेल माथुर का ये आइडिया था कि आप ऑलरेडी एक नाम है, क्राइम के बारे में लोगों से बात करते हैं, तो व्हाई डोंट यू राइट अ बुक, एक रियल लाइफ क्राइम स्टोरीज के बारे में लिखी। उन्होंने कुलप्रीत से भी मिलवाया, बिकॉज आई टोल्ड हिम कि भाई अकेले नहीं लिख पाऊंगा, मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। कुलप्रीत से मिलवाया, बातचीत हुई, तो उनके साथ ट्यूनिंग जम गई, और एक ही मीटिंग में वी सॉर्ट ऑफ क्रैक्ड द आइडिया कि लिखे रियल लाइफ क्राइम स्टोरीज, तो बहुत बड़ा फील्ड है, उस पर आप सोचना शुरू किया कि भाई क्या करें, टीनेजर क्राइम्स के, टीनेज क्रिमिनल्स के बारे में लिखे, किसके बारे में लिखे। सडनली हुआ कि व्हाट अबाउट विमेन क्रिमिनल्स, सोचा एंड वी रियलाइज कि एटलीस्ट इन इंडिया इंडियन विमेन क्रिमिनल्स के बारे में बहुत ज्यादा नहीं लिखा गया। आप सही कह रहे हैं। फेमस को छोड़ दे, तो मतलब बैंडिट क्वीन छोड़ दीजिए, फूलन देवी छोड़ दीजिए, या माफिया क्वींस ऑफ मुंबई छोड़ दीजिए, एक दो किताबें हैं, उसके अलावा ज्यादा काम नहीं हुआ। सो दैट सॉर्ट ऑफ स्टक अ कॉर्ड, एंड पब्लिशर्स को बताया हमने, पेंगुइन को, उन्हें भी अच्छा लगा, फिर रिसर्च शुरू की, एंड फिर किताब बन गई बस, एंड अच्छी बन गई, थैंक्स टू कुलप्रीत, अच्छी बन गई, इट वाज क्वाइट अप्रिशिएटेड। आई थिंक 3 एडिशंस शायद छपे उसके, 3 एडिशन। जी, वाकई में ये तो बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं इस किताब को देखने की कोशिश कर रही थी कि ये तो कमाल है, क्वींस ऑफ। हमें याद है कि अभी भी हम नाडिया और 2-4 ही गिने चुने लोग हैं जिनको याद करते हैं, और तिहाड़ जेल के जेल नंबर 6 में सारी विमेन कैदी हैं, अपराधी है। जब उनके पास गए तो वो बिल्कुल आप हम जैसे नॉर्मल लोग दिखते हैं, लेकिन बड़े बड़े क्राइम करके वो वहाँ बैठे हुए हैं, और इतनी नॉर्मली बोलते हैं कि हाँ मार दिया, क्यों परेशान कर रहा था, मार दिया बस। तो आई मीन लाइक फॉर अ मिनट, जर्नलिस्ट होते हुए मुझे डर तो नहीं लगता, लेकिन बहुत अजीब लगता है कि उनके लिए बड़े बड़े नॉर्मल चीज है। क्या हुआ कुछ नहीं, कुल्हाड़ी से गर्दन उखाड़ रही, हाँ ला भाई गेहूं लाना, थोड़ा और पीसना है। इट वाज लाइक दिस। तो जी, आपसे माफी मांगती हूँ कि मैंने ये किताब अभी देखी नहीं है, पढ़ी नहीं है। तो मैं अपने दर्शकों के लिए ये जानना चाहती हूँ कि इस किताब में कितने क्वींस ऑफ कितने क्राइम जो है क्वींस अमेरिका औरतों ने किए हैं। हाउ मेनी स्टोरीज हैव यू टेकन? जी, ये किताब क्वींस ऑफ क्राइम जैसा टाइटल से जाहिर है, किताब अंग्रेजी में है, और इसमें 10 चैप्टर्स है, जिसका मतलब है 10 कहानियां हैं, एंड वो सारी की सारी रियल लाइफ स्टोरीज ही है, बट बिकॉज ऑफ लीगल थिंग्स हमने जगहों के और लोगों के नाम बदल दिए हैं। ज्यादातर कहानी आप पढ़ते हुए समझ जाएंगे किनकी बात हो रही है, इसलिए मैं असल नाम नहीं ले सकता हूँ अनफॉर्चुनेटली, बट बहुत सिंपल भाषा में है, बिकॉज वी वांटेड कि फिल्म नहीं, सॉरी, हमारी किताब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, तो बहुत भाषा सरल है, और काफी, चूंकि मैं भी इन्वॉल्व हूँ, तो कह सकते हैं एक स्क्रीन प्ले की तरह लिखी गई है सारी कहानियां, तो आप थ्रिलर की तरह बांधे रखेंगी, और इट्स अ लाइट रीड। हालांकि कहानियां क्राइम की है, बट स्टिल लाइट रीड, आप 1-2 सिटिंग में खत्म कर सकते हैं। क्या आपने ये जो किरदार है वो पूरी इंडिया से उठाए हैं या पूरी दुनिया से उठाए हैं? ये 10 क्वींस जो हैं, ये बुक इंडियन विमेन क्रिमिनल्स के बारे में ही है, एंड हमने कोशिश की है कि नॉर्थ से साउथ तक, अब पूरे इंडिया से अलग अलग स्टेट से हम ये अपनी स्टोरीज लें, ताकि पैन इंडिया रिप्रेजेंटेशन हो, एंड वी कैन से कि वी बीन सक्सेसफुल इन दैट। और क्राइम का चेहरा और प्रेवलेंस तकरीबन हर स्टेट में एक सा ही है। You have always called spade a spade, and you have stood with students of Jamia
ड्यूरिंग दैट एनआरसी सीए प्रोटेस्ट। तो ये हिम्मत एज एन एक्टर खासकर, जहाँ पे इतना, अगर आप किसी प्रोटेस्ट के साथ खड़े हो गए जो कि खासकर कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ या गवर्नमेंट के खिलाफ हो, तो इतनी हिम्मत कहाँ से आती है, ये जानते हुए भी इसका बुरा असर पड़ सकता है आपकी फिल्मी करियर पर? ये सवाल पहले भी लोगों ने पूछा है, और हिम्मत कहाँ से आती है मैं कहना बड़ा मुश्किल है। शायद अपने देश के इतिहास से ही आती है। क्या बात? ये आप जब अपने क्रांतिकारियों की बात करते हैं, हम अपने फ्रीडम फाइटर्स के बारे में पढ़ते हैं, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान, इतने सारे लोग हैं, लंबी फहरिस्त है, मतलब नाम भी नहीं ले सकते। झांसी की रानी है। तो लोगों ने तो अन्याय के खिलाफ अपनी जान दे दी, क्या बात? तब जाकर के तो हम आज़ाद हुए, आज यहाँ खड़े हैं एक आज़ाद मुल्क में सांस ले पा रहे हैं। इतना खूबसूरत कॉन्स्टिट्यूशन हमें दिया। अम्बेडकर साहब ने उसके मुखिया थे, उस टीम के, पूरी टीम थी। सरदार पटेल हैं, उन्होंने पूरे देश को यूनिफाई किया। सो इतनी मिसालें हैं, और आज़ादी के बाद भी इतने लोगों की मिसालें हैं जो अन्याय के खिलाफ लड़ते रहे, चाहे सामाजिक बुराइयां हो। तो फिर उनको देखते हैं कि भाई ये हमारे पुरखे थे, ये हमारी विरासत है, तो इस विरासत को संभालना है, तो वी हैव टू रिस्पेक्ट देम, वी हैव टू पे आवर ट्रिब्यूट टू देम। तो अगर आज कुछ गलत लग रहा है कि अन्याय है, तो उसके खिलाफ खड़े होना तो इट बिकम्स आवर ड्यूटी। तो हिम्मत तो उनको देख करके आती है जो हमसे पहले हुए हैं और जिन्होंने अपनी जान तक दी और बहुत छोटी उम्र में बड़े बड़े काम कर गए, वहीं से हिम्मत आती है, और कहीं से भी नहीं। बाकी जो स्कूल में पढ़ाते हैं, तो अगर इनके बारे में पढ़ाते हैं तो उनसे हम सीखते ही हैं। ना पढ़ाएं इनके बारे में तो हम ना सीखें, ना इतनी हिम्मत आए, चुपचाप अपने घरों में रहेंगे। We learn from our history and also learn from the history of the world। कि जब आप जर्मनी की बात करते हैं तो हमेशा एक बात जो हमेशा कही जाती है कि जिन लोगों ने बुरा किया सो तो किया ही, लेकिन उससे ज्यादा गलती उन लोगों की थी जो खामोश रहे, बिल्कुल होते हुए देख करके, you know, it's the silence of the so-called good people that is much more harmful। So Martin Luther King also said कहा जाता है, it's my nature, my habit, चाहे माँ बाप के संस्कार कह लीजिए, सामाजिक शिक्षा कह लीजिए, या इतिहास कह लीजिए, जो भी कह लीजिए। क्या बात। और अब आप एक शो करते हैं, सावधान इंडिया करते हैं, और राइट्स की बात करते हैं, आप फिल्म करते हैं, सुखदेव का किरदार निभाते हैं, और असल जिंदगी में आप कायर बन जाएं, राइट्स की बात ना करें और दूसरों के लिए खड़े ना हो, तो फिर मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा, अपनी फैमिली को और खुद को नहीं दिखा पाऊंगा। तो आई हैव टू, उसमें फिर कीमत कुछ भी हो, कीमत तो चुकानी पड़ती है। कीमत चुकानी ना पड़े तो यानी आपने लड़ाई लड़ी ही नहीं। सही बात, क्या बात है। तो लेकिन अमूमन मैंने देखा कि फिल्म इंडस्ट्री के अंदर आप जैसे गिने चुने लोग हैं जो खड़े होते हैं, जो बोलते हैं, और दे कॉल स्पेड अ स्पेड। तो क्यों ऐसा है कि बॉलीवुड की एक साइलेंस है जो कि अखरती है बेसिकली? मैंने सईद मिर्जा साहब से यह बात की तो उन्होंने ये कहा कि ये फिल्म इंडस्ट्री बड़ी वल्नरेबल है, यहाँ पर फिर रेड्स हो जाती हैं, ईडीज आ जाते हैं, फिर आपके ऊपर तरह तरह के इनकम टैक्सेस और आपको हैरेस करने की वाली चीज हो जाती है। उन्होंने कहा सबके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपने परिवार को बचाएं कि वो अपने ज़मीर की आवाज सुने। आपका क्या टेक है? मैं इत्तेफाक रखता हूँ इस बात से। इसमें सिर्फ मैं एक एडिशन ये करना चाहूंगा कि बात सिर्फ बॉलीवुड की नहीं है जी। कोई भी किसी भी फील्ड में जो एक मकाम तक पहुंच गया है तो वो बहुत वल्नरेबल हो जाता है, खासकर अगर आपकी अपनी जो है स्लेट क्लीन नहीं है तो। क्या बात। या अगर आप चाहे टीम इंडिया का हिस्सा हैं या कैप्टन हैं, तो आप चाहे क्रिकेटर्स को देख लीजिए, चाहे बड़े बिजनेसमैन को देख लीजिए, या बड़े मीडिया हाउसेस को देख लीजिए,
हमारे कोई भी सेलिब्रिटीज बॉलीवुड से लेकर के किसी और फील्ड तक, वो अक्सर मुद्दों पर खड़े होने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं, बिकॉज दे आर वल्नरेबल, बिकॉज ऑफ मे बी टैक्स लॉज, बिकॉज ऑफ योर बिजनेस, व्हाटएवर। आप बिजनेस फील्ड में एक राहुल बजाज जी का नाम सिर्फ याद आता है मुझे, यू नो, हु यूज्ड टू कॉल अ स्पेड, दैट्स अबाउट इट। उसके अलावा तो किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई। सो बॉलीवुड की तो बात ही क्या करें, दोस पीपल आर मच बिगर देन बॉलीवुड इफ वी टॉक अबाउट मनीज। हमारी फिल्म इंडस्ट्री वालों की एक बड़ी दिक्कत ये है कि एक बड़े स्टार के साथ एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जुड़ा होता है। आप एक फिल्म का हिस्सा हैं, तो अगर फिल्म को बॉयकॉट करने तुलाएं लोग, सिनेमा घरों को जलाने लगे, जैसा हमने नर्मदा बचाओ आंदोलन के दौरान जब आमिर ने स्टैंड लिया था, तो बोले गुजरात में इनकी फिल्में नहीं चलने देंगे, पोस्टर्स को आग लगा देंगे, सिनेमा हॉल तोड़ देंगे। तो एक फिल्म के प्रोड्यूसर, उसकी पूरी यूनिट, बाकी बहुत सारे लोगों को नुकसान होता है उससे। तो एक स्टार को सिर्फ अपने बारे में नहीं, अपनी फैमिली के बारे में नहीं, अपनी पूरी फिल्म की यूनिट, अपने प्रोड्यूसर, सबके बारे में सोचना पड़ता है। सो आई डू अंडरस्टैंड देयर पॉइंट ऑफ व्यू। तो अब मैं कोई ग्रजेस नहीं रखता हूँ कि भाई ये लोग क्यों नहीं बोले, बिकॉज आप इस सिस्टम का हिस्सा है, आपने इस सिस्टम में अच्छा बुरा जो भी किया है, आपकी फाइलें हैं सिस्टम के पास, और वो सिस्टम आपको बुरे काम तबाह कर देगा, दे देता है, ताकि आपकी फाइलें जमा रहे। आप एक उंगली उठाएं तो 4 उंगली आपकी तरफ है। सो it's better to keep your slate clean. If your slate is not clean, sorry, then you are vulnerable. क्या कर सकते हैं? Very true. इतनी अच्छी बात आपने की, और आपने अभी मुझे एक पॉइंट दिया, आप थोड़ी बहुत कविताएं लिखते हैं। जी। मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप कुछ सुना सकें, कुछ याद हो अगर। दो चार पंक्तियां याद है, बहुत पहले कॉलेज के जमाने की लिखी हुई है, जो बहुत ही, अब उसको पढ़ता हूँ तो बहुत ही सेल्फ पिटी वाली लगती है। जो कॉलेज में जब दिल टूटते हैं ना, तो वैसे वाले जो आशिक होते हैं तो हमेशा खुद को दुनिया का सेंटर समझते हैं। बट हाँ, उसका सिंबोलिज्म अच्छा है। सो होपफुली जितनी याद है उतनी सुना देता हूँ। खुशी थोड़ी सी उधार ला दीजिए, खुशी थोड़ी सी उधार ला दीजिए, और जो खुशी बाहर नहीं मिलती, तो मेरा हिस्सा कहाँ गया बता दीजिए। आए हाय, मात्र कहा भर है मैंने, मात्र कहा भर है मैंने, आक्षेप नहीं है, मात्र कहा भर है मैंने, आक्षेप नहीं है, हंस चुकी मेरी है, सो निकालूंगा भी मैं ही। आप तो बस इतना भर कीजिए कि जो मुझ पे कहीं नजर पड़े, तो मुझे मेरा पता बता दीजिए। हाय बहुत खूब। ये कॉलेज के जमाने की मैच्योरिटी। पता नहीं, देखिए आप तो लगता है पैदा ही बुजुर्ग हुए। जी, आपके पीछे बड़ी खूबसूरत पेंटिंग लगी हुई। आप इंटरेस्ट रखते हैं पेंटिंग वगैरह? जी सॉरी, आपकी बड़ी खूबसूरत पेंटिंग लगी हुई है पीछे। जी, वो एक्चुअली वो पेंटिंग नहीं है, वो फोटोग्राफ है। और कैलीग्राफी, ओके। जी, मेरी वाइफ का फोटोग्राफ है, शी इज अ डांसर। तो और मेरे दोस्त है, कॉलेज का ही मेरा दोस्त है असीम मिश्रा, जिस समय बहुत फेमस सिनेमेटोग्राफर है। तो असीम मिश्रा ने अपने घर पर तस्वीर खींची थी डांस करते वक्त। सो दैट्स अ फोटोग्राफ ऑफ माय वाइफ। जी, असीम मिश्रा लाइट और शेड का बड़ा अच्छा खेला करते हैं। जी, ही इज वेरी टैलेंटेड। जी, वेरी टैलेंटेड। मेरा आखिरी सवाल आपसे यह है कि व्हाट इज द बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस दैट यू हैव गॉट एंड फ्रॉम whom? Sorry. What is the best piece of advice you have got? And the worst? वर्स्ट तो मुझे पता नहीं, वर्स्ट भी थी। बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस, मेरे एक टीचर है केवल अरोड़ा, जो कि डीयू में क्रेडिबल कॉलेज में इंग्लिश डिपार्टमेंट में है, और प्लेयर्स को काफ़ी टाइम से देखते रहे हैं, जो ड्रामेटिक सोसाइटी है। तो मैं एक बार कहीं किसी और कॉलेज में गया था मेकअप करने के लिए, आई थिंक आईपी कॉलेज या किसी और कॉलेज को मेकअप की ज़रूरत थी। मैं थोड़ा बहुत जानता था तो चला गया था, और मैं करके आया तो नाटक बहुत अच्छा नहीं था, लोग भी अच्छे नहीं थे। तो हम लोग ऑडिटोरियम में थे,
एंड केवल ने मुझसे पूछा, दोस्त केवल ने शायद मेरा नाम रिकमेंड किया था, तो उन्होंने पूछा कैसा रहा, हाउ वाज द एक्सपीरियंस, तो आई सेड सर इट वाज अ बैड एक्सपीरियंस। तो उन्होंने देखा मुझे, बट डिड यू लर्न समथिंग, कुछ सीखा? हाँ सर सीखा। तो बोला सो सुशांत, देयर इज नथिंग कॉल्ड अ बैड एक्सपीरियंस, क्या बात, बिकॉज़ एवरी एक्सपीरियंस टीचेस यू समथिंग। सो ये बड़ी अच्छी एडवाइस मुझे लगी। और केवल जुलाई में रिटायर भी होने वाले हैं, तो इसलिए मैंने खास इस बात का जिक्र किया। सबसे बुरी एडवाइस जो मुझे मिली थी, जब मैं यहाँ शुरू में मुंबई पहुंचा था, तो एक सीनियर हमारे थे, मतलब चूंकि मैं नैनीताल से आया था, तो लोगों ने बताया था भाई नैनीताल के और एक्टर हैं, एनएसडी के थ्रू गए हैं, यहाँ से गए हैं, वहाँ से गए हैं। तो एक एक्टर थे, उनका नाम तो नहीं लूंगा, मरहूम है, उन्हें फ़ोन किया था कि मैं आ गया हूँ भाई साहब, और आप बताएं, आपसे मिलना है, गाइडेंस दीजिए। तो उन्होंने बोला मैं तो यही कहूँगा सुशांत, बस रोज सुबह घर से निकलो और ये तय करके निकलो कि बस आज शाम तक 2000 रुपए कमा के लाने। ओहो। सो दैट वाज द वर्स्ट पीस ऑफ एडवाइस आई एवर गॉट, एंड थैंकफुली मैंने कभी फॉलो नहीं किया उस एडवाइस को, क्योंकि आप उस चक्कर में आप बिक जाते हैं, जिंदगी में कहीं नहीं पहुंचते हैं। सही बात, सही बात। आजकल आपकी क्या क्या मसरूफियात, ओटीटी पर कोई फिल्म है या आपकी सच्चाई की वजह से कुछ करियर पर असर पड़ा है? थोड़ा बहुत झटका लगा था, लेकिन उतना भी नहीं। सो इंडस्ट्री में काफ़ी ऐसे लोग हैं जो सिर्फ काम देखते हैं, थैंकफुली। तो बस समय अच्छा ही चल रहा है, इवन आफ्टर कोविड, और उस सब के बावजूद आई हैव बीन वेरी बिजी। और अभी कुछ 3 मेरी वेब सीरीज खत्म हुई है, सबका जिक्र नहीं कर सकता हूँ, अभी नाम लेने की मुझे अनुमति नहीं है। तो उनमें एक का बता सकता हूँ, 4 मोर शॉर्ट्स एक सीरीज है अमेज़न पर, उसका सीजन 3 है, उसमें मैं आ रहा हूँ। तो 3 वेब सीरीज खत्म हुई है अभी। एक फिल्म है गुड लक जेरी, वो रिलीज होनी चाहिए आई थिंक 1-2 महीने में, और उसके अलावा जून से 1-2 वेब सीरीज शुरू होंगी, और एक और वेब सीरीज है सिटी ऑफ ड्रीम्स, उसका सीजन 3 शुरू होगा। सो ऑल इन ऑल डूइंग वेल, नॉट बैड, क्वाइट हैप्पी। मुझे बहुत खुशी हुई, इसलिए कि नंबर 1, एक तो हम आपको स्क्रीन पर फिर से देख सकें, और दूसरा ये कि क्रिएटिव फ्रेटर्निटी में ये बात सबको समझ में आ गई कि अगर तुम तबाहो बर्बाद फिल्में बनाओगे तो एक अलग से प्लेटफॉर्म भी है जहाँ पर आप जैसे सशक्त कलाकारों की बेहद जरूरत है। जी 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 बिल्कुल, और हम लोगों को अभी आपकी बहुत जरूरत है। थैंक यू सो मच। हमारा जो आवाज द वॉइस चैनल, वो गंगा जमनी तहजीब की बात करता है और शेयर्ड कोएग्जिस्टेंस की बात करता है, कंपोजिट कल्चर की बात करता है। ऐसे चैनल के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? ऐसे पैनल, ऐसे प्लेटफॉर्म के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि इसके अलावा भी और कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए क्या? जी, क्या बात, मतलब इसके अलावा और कोई फिलॉसफी मुझे लगता नहीं पॉसिबल है या प्रैक्टिकल है। आप इंसानियत की पूरी एंथ्रोपोलॉजी पूरी आप उठा करके देख लीजिए। सो लोग मुख्तलिफ जगहों से आए हैं, अपने जहाँ पैदा हुए थे वहाँ से कहीं और जाकर बसे हैं, जनरेशन्स आगे बढ़ी हैं, और अलग अलग जगहों से जो एक चीज़ें आई, सब मिल करके जो कल्चर बना है। किसी भी जगह जाइए आप, सभी माइग्रेंट्स हैं, ओरिजिनल कौन कहाँ का है। तो पीसफुल कोएग्जिस्टेंस जो कि हमारी एक विदेश नीति भी रही है। सो आई थिंक दैट्स द ओनली वे। इफ यू लुक एट ह्यूमन हिस्ट्री, इफ यू डोंट वांट टू कोएग्जिस्ट देन इट्स ओनली डिस्ट्रक्शन। क्या वॉर में कोई भी विनर नहीं होता है, कोई विनर नहीं इन वॉर, दे आर ओनली सर्वाइवर्स। सो ह्यूमैनिटी शुड लर्न only way to live or exist is to coexist peacefully and with love and harmony. क्या बात, थैंक यू सो मच। आप बहुत ही खूबसूरत इंसान हैं, आपका दिल, ज़मीर, आप सब कुछ आपके चेहरे पे रिफ्लेक्ट करता है। भगवान करे आपको बहुत सफलता मिले और बहुत सुकून मिले। आवाज द वॉइस पर आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, शुक्रिया। आपके सारे दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।